हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने पिछला वीडियो में 35 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो मैं इस वीडियो में 36 से ही कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपने देख रखा है तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब आप लोग को बताना है इसमें कि हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिल्वर जो है वो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय विकिरण, यानी कि थर्मल रेडिएशन को बोलोमीटर मेजर करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसी होगी। हाउ विल बी द एयर इन द रूम बी व्हेन अ टेबल फैन इज रन इन अ क्लोज्ड रूम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि गर्म हो जाएगा। अगर आप किसी टेबल पंखे को बंद रूम में चलाओगे तो जो कमरे का हवा है वो गर्म हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि इसमें से आप लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्षा का पानी है जो इनमें से सबसे अच्छा सुचालक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस टर्न इनटू अ लिक्विड आफ्टर रिसीविंग हीट इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि गलनांक। जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग गलनांक कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 Hz से कम होता है अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। वायु में ध्वनि का कितना वेग होता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। मतलब इसमें आप लोग को बताना है कि हवा में ध्वनि का जो चाल होता है वो कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये अप्रोक्स में 330 है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। प्रतिध्वनि का कारण है द रीजन फॉर द रिजोनेंस। मतलब इसमें आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए आप किसी खाली रूम में हो और आप आवाज़ करते हो, जो आपका आवाज़ है वो वापस से रिपीट होता है, वो किस कारण से होता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण जो होता है आपका आवाज़ वापस से रिपीट होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल वेव्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है ऑडिबल रेंज। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार इज मोस्टली यूज फॉर। मतलब इसमें आपसे पूछा गया कि सोनार का सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नौ संचालकों द्वारा सोनार का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ध्वनि यानी कि साउंड। डॉपलर इफेक्ट जो है वो साउंड से रिलेटेड है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? बाय whom was the wave theory of light proposed? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइजेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? हु फर्स्ट डिस्कवर द स्पीड ऑफ लाइट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि रोवर ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया था, तो आप लोग याद रखिएगा। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज रेनबोज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कारण इंद्रधनुष बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।